हेलो बच्चों, हम देखेंगे अब सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 139 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 6 ये हम देख चुके हैं। सबसेक्शन 2 इज रिलेटेड विद टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रोटेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। बच्चों, जो प्रीवियस कंपनीज एक्ट था 1956, उसके सेक्शन 224 में ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था। और उसमें ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एक एजीएम टू नेक्स्ट एजीएम तक, यानी कंक्लूजन ऑफ वन एजीएम टू कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम तक 1 ईयर के लिए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता था। और एवरी ईयर एजीएम में ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट होता था। जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें ये कि मेजर चेंज आया कि गवर्नमेंट ने, ये पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर इस केस में पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट ने ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए 5 ईयर का टर्म फिक्स किया। और ये हमने सबसेक्शन 1 में नोट किया था कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट फर्स्ट एजीएम टू सिक्स्थ एजीएम एंड देयर आफ्टर एवरी सिक्स्थ एजीएम तक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होएगा। ये हमने सबसेक्शन 1 में नोट किया। अब पॉइंट ये आ गया कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अगर 5 ईयर के टर्म तक से होता रहा और उसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, तो इस केस में ये पॉसिबल है कि ऑडिटर मिसयूज़ भी कर सकता है पोजीशन का। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में एक, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस तरह की सिचुएशन हो। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सबसेक्शन 2 में एक प्रोविज़न ऐड किया गया, और वो है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एक कंपनी में एक फिक्स टेन्योर के लिए किया गया। इंडिविजुअल ऑडिटर के लिए 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स और फर्म ऑफ ऑडिटर्स के लिए 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स मीन्स 10 ईयर्स का टर्म, 5 कंसेक्यूटिव ईच। क्योंकि इंडिविजुअल ऑडिटर के का केस हम समझ सकते हैं, इंडिविजुअल ऑडिटर है तो वो 5 ईयर तक की ठीक है, उससे ज़्यादा में रिलेशनशिप प्रोफेशनल से पर्सनल भी हो जाती है। अब ये जो प्रोविज़न है सबसेक्शन 2 में, ये मतलब ऑल लिस्टेड कंपनीज, और रूल 5 में वो कंपनी स्पेसिफाइड हैं जिन पर ये जो रूल्स सबसेक्शन 2 है फिक्स टेन्योर करने का, वो फिक्स सबसेक्शन 2 जो है वो एप्लीकेबल किन कंपनीज पे होगा, रूल 5 में वो भी स्पेसिफाई है। आफ्टर 5 कंसेक्टिव ईयर्स का 1 टर्म के बाद में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट उस सेम कंपनीज में, सेम कंपनी में अगर उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है तो उसके लिए आपको 5 ईयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। ये 5 ईयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड दोनों केस में होगा, चाहे वो फर्म ऑफ ऑडिटर हो और चाहे वो एक इंडिविजुअल ऑडिटर हो। और 5 ईयर का आपको नोट करना है का, यहाँ पे आपको ये नोट करना है 5 कंसेक्टिव ईयर्स। तो जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो कूलिंग ऑफ पीरियड भी 5 कंसेक्टिव ईयर्स का ही होगा। और ये फर्म के केस में भी 5 ईयर्स का, जैसे मैंने बताया, और इंडिविजुअल ऑडिटर के केस में भी 5 कंसेक्टिव ईयर्स का होगा। दोनों के केस में 5 ईयर्स का होगा, ये आपको अभी इसमें नोट करना है। रूल 5 में कौन कौन सी कंपनीज है उसको हम नोट करते हैं, कौन कौन सी कंपनीज को कवर किया हुआ है। ये प्रोवाइजो हम अभी देखते हैं। प्रोवाइजो 1 एंड 2, 5 1 ईयर, 1 प्रोवाइजो 1 तो हमने अभी देखा, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स का उनके बीच में कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। और सेकंड प्रोवाइजो है कि एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर विद द रिटायरिंग फर्म कैन बी अपॉइंटेड। मीन्स, इट मीन्स जो इनकमिंग ऑडिटर है, जो ऑडिट फर्म है, जो इनकमिंग ऑडिट फर्म है, उसमें अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो आउटगोइंग ऑडिट फर्म्स में भी है, उन दोनों के बीच में एक कॉमन अगर पार्टनर है, एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को
तो वो ऑडिट फर्म भी 5 ईयर्स के लिए उस ऑडिट फर्म को भी कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकती। रूल 5 के अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन पर सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा, वो है ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, ऑल प्राइवेट कंपनीज, और यहाँ पे ऑल लिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है। ऑल लिस्टेड कंपनीज पे तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, और उनकी पेड अप कैपिटल से उनका कोई रिलेशनशिप नहीं, ना उनका टर्नओवर से कोई रिलेशनशिप है। तो ऑल लिस्टेड कंपनीज पे तो सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल है। इसके अलावा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के केस में जिनका शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल ₹50 करोड़ और मोर है, और ऑल कंपनीज जो इज अबव पॉइंट ए और पॉइंट बी में इंक्लूड नहीं है, ऐसी कंपनीज में जिनके पास में पब्लिक बोरोइंग ऑफ मोर देन ₹50 करोड़ फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक डिपॉजिट, ये अगर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो ऐसी कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हो, उनके ऊपर सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा। ठीक है। रूल्स 6, सब रूल 6 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स जो है वो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स को डील करता है। एंड द इनकमिंग ऑडिटर or the firm of auditor should not be associated in any way under the same network of audit firms with outgoing audit firm। यानी आउटगोइंग ऑडिट फर्म और इनकमिंग ऑडिट फर्म में किसी तरीके का आपस में अगर एसोसिएशन है और या वो सेम नेटवर्क में है, तो वो इनकमिंग जो ऑडिट फर्म है, ये नई ऑडिट फर्म है जिसको कंपनी अपॉइंट करना चाहती है, वो ऐसी किसी भी फर्म को वो अपॉइंट नहीं कर सकती। जो पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम नेटवर्क। सेम नेटवर्क इंक्लूड फर्म्स ऑपरेटिंग hitherto or in means at present or in future under the same brand name, trade name और common control। जो नेटवर्क ऑफ वो सेम नेटवर्क का है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ICAI की तरफ से एक गाइडलाइन ऑफ नेटवर्किंग ऑफ फर्म के रिलेटेड है, वो 2021 में इंस्टीट्यूट ने इशू करी थी गाइडलाइन। उसमें नेटवर्किंग ऑफ फर्म के बारे में है। तो उसमें 3 तरीके की नेटवर्क के बारे में है। एक ये कि ऑडिट फर्म्स हैं वो आपस में एक अलायंस बना लेती हैं। जैसे एक एग्जांपल उसमें दिया हुआ है कि 4 फर्म्स हैं, ऑडिट फर्म्स हैं ABCD, और चारों फर्म्स मिलकर के एक अलायंस बना लेती हैं, और वो अलायंस जो है ऑडिट कंपनीज में ऑडिट उस अलायंस के नाम से लेता है। लेकिन वो चारों जो फर्म्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। ठीक है। एक सेकंड उसका फॉर्म है कि ये 4 फर्म्स हैं ABCD, ये आपस में एक नेटवर्क बना लेती हैं और नेटवर्क क्रिएट करके फिर ये ऑडिट लेती हैं। और थर्ड है कि 4 फर्म्स हैं ABCD और ये चारों फर्म्स एक नेटवर्क क्रिएट करती हैं, लेकिन इस फर्म में एक लीड फर्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए 4 फर्म्स हैं ABCD और उन चारों में अगर एक कंपनी है, एक फर्म है, वो इनकी लीड फर्म हो जाती है जो उस नाम से ऑडिट लेती है। तो इससे ज़्यादा अगर डिटेल में अगर आपको ऑडिट फर्म से रिलेटेड, ये नेटवर्किंग ऑफ फर्म से रिलेटेड आपको पढ़ना है, तो आप CA की ICAI की तरफ से जो गाइडलाइन इशू हुई है उसको आप देख सकते हैं। तो इन तीनों केस के अंदर अगर जो ऑडिट फर्म्स आपस में चाहे अलायंस बनाती हैं चाहे नेटवर्क बनाती हैं, वो सेम नेटवर्क में कहलाएंगी। और उनमें से वो चारों फर्म, अगर मान लीजिए इस केस में अगर 4 फर्म्स, जैसे अभी एग्जांपल में हमने देखा ABCD हैं, और चाहे वो अलायंस बनाए या नेटवर्क बनाए, अगर एक फर्म किसी कंपनी में एज ऑडिटर अपॉइंट होगी, तो रिमेनिंग जो फर्म है वो भी नेक्स्ट 5 ईयर के लिए अपॉइंट नहीं होगी। तो ये जो यहाँ पे नेटवर्क है ये उससे रिलेटेड है। आप उसको समझते उस तरीके, सेम ब्रांड नेम और ट्रेड नेम भी है और कॉमन कंट्रोल, ये सब उसी में कवर हो जाएगा। तो नेटवर्किंग से रिलेटेड अगर आपको डिटेल में आप चाहें तो ICAI की गाइडलाइन से भी उसको समझ सकते हैं। जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है, देयर इज एनी ब्रेक इन कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 5 years देन इट विल बी सफिशिएंट पर्पस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेशन। यानी कि जो अगर कोई भी ब्रेक होता है, वो ब्रेक अगर 5 years की कंटिन्यूस पीरियड के लिए कोई ब्रेक होता है, तो वो रोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट होगा। इट मीन्स
यहाँ पर पॉइंट ये है कि एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ 5 इयर्स के लिए, और वो ऑडिटर ने ब्रेक लिया, मैंने मीन्स ऑडिटर आफ्टर 3 इयर्स के बाद में ऑडिटर रिजाइन कर जाता है, और वो ऑडिटर उस टर्म को कंप्लीट नहीं करता, कैजुअल वैकेंसी हो गई, 3 इयर्स के बाद में ऑडिटर नेक्स्ट 5 इयर्स तक उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं होता है, तो वो जो 5 इयर्स का पीरियड है, दैट कंटिन्यूस 5 इयर्स का पीरियड को भी यहाँ पर रोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दैट विल भी माना जाएगा कि दैट इज अ कूलिंग ऑफ पीरियड. If a partner who is in charge of an audit firm and certifies financial statement of a company retires from the audit firm, अगर एक फर्म ऑडिट फर्म में अगर एक पार्टनर है जो उस कंपनी की ऑडिट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी सर्टिफाई करता है, एंड ज्वाइंस आफ्टर रिटायरमेंट, और उस ऑडिट फर्म से रिटायर होकर के वो किसी और ऑडिट फर्म को ज्वाइन कर लेता है, देन जो उस अदर ऑडिट फर्म है जिसको ज्वाइन करता है वो भी इनएलिजिबल हो जाएगी फॉर 5 इयर्स पीरियड के लिए. ठीक है, ये आपको ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपको ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पे इंडिविजुअल ऑडिटर केस में जो 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और इन केस ऑफ फर्म ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मीन्स टोटल मिला के 10 ईयर्स तक का अपॉइंटमेंट एक ऑडिटर का हो सकता है इन केस ऑफ फर्म. ब्रेक पीरियड होगा या कूलिंग ऑफ पीरियड उनका 5 इयर्स, 5 कंटिन्यूस पीरियड उनका होगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर एंड एज वेल एज इन केस ऑफ ऑडिटर ऑफ फर्म्स. जो रूल 5 में जो कंपनीज हैं जिन पर ये सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होता है, वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट. वो कौन कौन सी कंपनीज होंगी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, ऑल लिस्टेड पब्लिक कंपनीज तो कवर है ऑलरेडी, जैसा भी इसमें यहाँ पे है आप देख सकते. ये तो प्रोविज़न में ही सबसेक्शन 2 में ही ये मेंशन हो गया कि ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड कंपनीज स्पेसिफाइड अंडर रूल 5. तो ऑल लिस्टेड कंपनीज तो सबसेक्शन 2 में ही प्रोविज़न में ही इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए ऑल लिस्टेड कंपनीज तो ऑलरेडी हैं ही सही. रूल 5 में जिन कंपनीज के बारे में है वो हैं, एक तो ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनकी शेयर पेडअप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, प्राइवेट कंपनीज जिनकी पेडअप शेयर कैपिटल ₹50 करोड़ एंड मोर, और ऑल कंपनीज जो अभी पॉइंट ए और पॉइंट बी में इंक्लूड नहीं है और लेकिन उनके पास में पब्लिक बोरोइंग है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऐसी सभी कंपनीज पर सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा. इट मीन्स ये होगा कि वहाँ पर इन केस ऑफ ऑल दीज कंपनीज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, टर्म ऑफ ऑडिटर शैल बी for 5 years periods in case of individual auditor, and in case of a firm of auditor the term of your tenure of auditor will be for 10 years period or 2 terms of 5 years each. We will see that ratification of appointment earlier कंपनीज एक्ट जैसे 2013 में पहले ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को एवरी ईयर रेटिफाई करना पड़ता था एजीएम में, लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में ये जो रिक्वायरमेंट थी टू रेटिफाई अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एवरी ईयर, उसको कंपनी ने उसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया. अब कंपनी का में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 5 ईयर पीरियड के लिए होगा और एवरी ईयर रेटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 से ये चेंज हुआ है और ये 7 मई 2018 से ये विद इफेक्टिव हो गया. यहाँ पर अब एग्जांपल्स हम बात इस टेबल को हम देखते हैं. इससे पहले सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 से रिलेटेड ये रूल्स हैं जो सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं. रूल 3, रूल 4, रूल 5 एंड रूल 6 दैट इज रिलेटेड टू कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 एंड रूल 4 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल. अब ये कहाँ काम आएगा ये हम देखते हैं कि पहले सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ये रूल 3 में मेंशन है. जो हमने सबसेक्शन 1 में जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट देखा था उसमें ये मेंशन है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से करना है.
तो जहाँ पर ऑडिट कमेटी होगी वहाँ पर ऑडिट कमेटी, हमने देखा था ऑडिट कमेटी उस एक नाम सेलेक्ट करेगी, उसको रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस नाम को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक्सेप्ट करके उस नाम को रिकमेंड कर देंगे शेयर होल्डर्स को एजीएम में अपॉइंट करने के लिए। ये एक जनरल प्रोसीजर जो हमने देखा था। अब उस पॉइंट में ये था कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के लिए जो ऑडिट कमेटी बनेगी वो ऑडिट कमेटी किन किन कंपनीज को बनानी है। रूल 3 तो प्रोसीजर को बता रहा है, जो मैंने ये बताया कि ऑडिट कमेटी पहले उस नाम को सेलेक्ट करेगी। ऑडिट कमेटी अंडर सबसेक्शन 177 में है, और ऑडिट कमेटी उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिफर कर देगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो शेयर होल्डर्स को दे देंगी। दैट इज़ द प्रोसीजर। अब अंडर सेक्शन 177 में जो ऑडिट कमेटी कंपनीज को कॉन्स्टिट्यूट करनी है वो कौन कौन सी कंपनीज है। हर कंपनी को ऑडिट कमेटी नहीं बनानी है। ऑडिट कमेटी किन को बनानी है तो सेक्शन 177 जो है वो रेफर करता है आपका रूल 6 ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, रूल 6। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर, इसी चैप्टर के अंदर सबसेक्शन ये सेक्शन 177 कवर होता है। ये जो रूल 6 है, ये रूल 6 बोलता है कि हर लिस्टेड कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी है। और इसके अलावा जो रूल 4 ऑफ कंपनीज ऑडिट अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014 में जो रूल 4 है, उस रूल 4 में जो कंपनी स्पेसिफाइड की हुई हैं उन कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी है। अब जो रूल 4 जो है वो कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014, इस रूल 4 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि इन कंपनीज को, जो रूल 4 में जो कंपनी स्पेसिफाई है, इन कंपनीज को एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने अपने बोर्ड में। वो किन कंपनीज को करने हैं वो रूल 4 में मेंशन है। और रूल 6 ये कहता है कि रूल 4 में, यानी जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जहाँ पे अपॉइंट करने जिन कंपनीज को, उन कंपनीज को आपको ऑडिट कमेटी बनानी होगी। तो ऑडिट कमेटी एक तरीके से कौन कौन सी कंपनीज को बनानी होगी, ऑल लिस्टेड कंपनीज को बनानी होगी, और जो रूल 4 में जो स्पेसिफाई है उन कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी होगी। तो रूल 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से द पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, इसको इस तरह की कंपनीज को एक ऑडिट कमेटी बनानी है। द पब्लिक कंपनीज हैविंग टर्नओवर, यहाँ पर इनमें और लगा हुआ है, and public companies having turnover of rupees 100 crore or more, and or public companies which have in aggregate outstanding loans, debentures and deposit exceeding rupees 50 crore or more। और पब्लिक कंपनीज के ऊपर ही ये एप्लीकेबल है। और ये सब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, क्योंकि ऑलरेडी लिस्टेड पब्लिक कंपनी पे तो एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी पर को रिक्वायरमेंट है कि वो ऑडिट कमेटी बनाएगी। जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है उनको किस तरीके से, कौन कौन सी उसमें कंपनीज हैं जिनके ऊपर ऑडिट कमेटी जिन्हें बनानी है, वो कंपनीज स्पेसिफाइड है रूल 4 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल। ठीक है, यहाँ पे एक लगभग सेम प्रोविज़न जो है वो उन कंपनीज के बारे में है जो अंडर सब सेक्शन 2, जिनके ऊपर सब सेक्शन 2 एप्लीकेबल है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सब सेक्शन 2 भी ऑल लिस्टेड कंपनीज पर एप्लीकेबल है, और लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज वेयर पेड अप शेयर कैपिटल इज 10 करोड़ मोर, ऑन ऑल प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 50 करोड़ और मोर, और ऑन एंड यहाँ पे ऑल कंपनीज कवर्ड all companies having public borrowing from financial institution, banks और public deposit, वो 50 करोड़ और मोर है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक कंपनीज, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, वो सिर्फ यहाँ पर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ मोर, ठीक है। और प्राइवेट कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ मोर है, और ऐसी कंपनीज जिनकी
पास में जो पब्लिक बोरोइंग है वो 50 करोड़ मोर है, ये ऐसी कंपनीज के ऊपर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 139 एप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स ऐसी कंपनीज होंगी जिन पर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का टेन्योर फिक्स्ड है, वो 5 इयर्स के बाद में कूलिंग ऑफ पीरियड 5 इयर्स का होगा, और फर्म होगी तो उसमें 10 इयर्स के बाद में कूलिंग ऑफ पीरियड 5 इयर्स का होगा। ये आपका रूल 5 कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स है। रूल 5 और ये ऑडिट कमेटी के जो रूल है इस पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि लगभग सेम से हैं इसलिए कन्फ्यूज़न हो सकता है। रूल 6 डील करता है मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म, यानी ऑडिटर का एक अपॉइंटमेंट एक्सपायर होने के बाद में जो नया ऑडिटर इनकमिंग ऑडिटर आएगा वो ऑडिटर को किस तरीके से कंपनी को किस कंडीशंस में अपॉइंट करना है। तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड्स टू द नेम ऑफ टू द बोर्ड। ऑडिट कमेटी, उस केस में ऑडिट कमेटी अगर है आप कंपनी में तो ऑडिट कमेटी ही बोर्ड को नए ऑडिटर के नाम को रिकमेंड करेगी, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर हमने रूल 3 में देखा था। द बोर्ड शैल कंसिडर रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी if the incoming auditor has association or under the same network with the outgoing firm, it is ineligible for appointment. A break of 5 consecutive years is required, जो हमने अभी देखा था। If a partner who is in charge of an audit firm and also certifies the financial statement of the company retires and joins the other firm, then that other firm shall also be ineligible, क्योंकि हमने अभी नोट किया था इसको। तो आपको यहाँ पे जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो एक टेबल में आपके सामने है। पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है कि ये कि ऑडिट कमेटी से यहाँ पर बोर्ड के पास में रिकमेंडेशन है, और बोर्ड जो है रिकमेंडेशन यहाँ पर भेज देगा शेयर होल्डर्स को। अगर बोर्ड एक्सेप्ट करता है तो, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो वापस रेफर बैक कर सकता है ऑडिट कमेटी को, और ऑडिट कमेटी उस पर रिकन्सिडर करके अपनी रिकमेंडेशन बोर्ड को वापस सेंड करेगी। ये एक जो जनरल प्रोसीजर है फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। और ये ऑडिट कमेटी अंडर सबसेक्शन 177 किस किस कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी है ये यहाँ पे रूल 4 में कवर है, तो ये आपको नोट करना है। नाउ द पॉइंट is related with कैजुअल वैकेंसी। अब हम देखते हैं कैजुअल वैकेंसी कि कैजुअल वैकेंसी कौन से केस में और कैसे कैजुअल वैकेंसी होगी। कैजुअल वैकेंसी में अगर ड्यू टू द 3 रीजंस। ऑडिटर में रिज़ाइन बिफोर एंड ऑफ हिज टर्म, ऑडिटर अगर अपने टर्म से पहले रिज़ाइन कर देता है। ही वैकेट्स ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी ऑफ एंड इज डेथ, यानी कि अगर ऑडिटर किसी भी तरह की एक अंडर ऑडिटर की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन है तो सेक्शन 141 डील करता है विद डिसक्वालिफिकेशन से। तो अगर कंपनी की ऑडिटर को किसी भी तरह की डिसक्वालिफिकेशन को अगर वो इनकर्स एनी डिसक्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 141 तो ऑडिटर उस पोजीशन को या उस अपॉइंटमेंट को इमीडिएटली उस ऑफिस को इमीडिएटली वैकेट कर देगा। ऑडिटर में रिज़ाइन बिफोर हिज टर्म, ऑडिटर किसी भी रीज़न से अपने टर्म को एंड होने से पहले रिज़ाइन कर सकता है, तो दैट विल आल्सो बी कंसिडर एज कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। और नेचुरल डेथ के टाइम में ऑडिटर की ऑफिस वैकेट होता है तो वो भी कैजुअल वैकेंसी के कंसिडर होगा। बट द पॉइंट टू नोट हियर इज दैट कि ऑडिटर को ये अपॉइंटमेंट ऑडिटर का ये अपॉइंटमेंट आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज में करना है कैजुअल वैकेंसी में। अगर रेजिग्नेशन विदाउट रेजिग्नेशन होता है तो 30 डेज में करना है, दैट इज़ ओके। अगर रेजिग्नेशन अगर ऑडिटर देता है तो अपॉइंटमेंट तो 30 डेज में ही करना है, लेकिन इसके अलावा एक अप्रूवल भी कंपनी के शेयर होल्डर से विदिन 3 मंथ में कंपनी को लेनी होगी। और जो रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर अंडर सबसेक्शन 139 सेक्शन 139 सबसेक्शन 9, ये जो अपॉइंटमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नोट करना कि जब
सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 में एक ऑडिटर का टर्म फिक्स है 5 इयर्स का। एक फर्म के केस में ये हो गया 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर ईच मीन 10 इयर्स तक का। आफ्टर 5 इयर्स के टर्म के लिए, यानी कि 1 टर्म अगर कंप्लीट हो गई या ऑडिटर का टर्म अगर इन केस ऑफ फर्म है तो 2 टर्म्स कंप्लीट हो गए, तो ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है वो उस सेम कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, और इन दैट मीन्स 5 इयर्स का आपको कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। तो जो रिटायरिंग ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट है, क्या ये जो सबसेक्शन है रिलेवेंट है इस कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक बार ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना है वो 5 ईयर टर्म के लिए होना है। जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल ऑडिटर को सबसेक्शन 1 में अपॉइंट हुआ, वो 5 ईयर टर्म के लिए हुआ, 5 ईयर टर्म तक उसका रीअपॉइंटमेंट होना नहीं है, वो 5 ईयर टर्म तक रहना है। 5 ईयर टर्म के बाद में ऑडिटर ऑटोमेटिकली रिटायर हो गया, अब उसका रीअपॉइंटमेंट हो नहीं सकता 5 ईयर्स तक। देन उस ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट अगर उस कंपनी को करना होगा तो 5 ईयर के बाद करेगी। तो जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 जो बात करता है कि अगर हम एक बार में सेक्शन को पढ़ते हैं कि रिटायरिंग ऑडिटर में बी रीअपॉइंट सब्जेक्ट टू सेक्शन 139 एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी अनलेस ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट, he has given to the company a notice in writing of his unwillingness to be reappointed as auditor of the company. A special resolution has been passed in the AGM appointing some other person as auditor or providing expressly that the retiring auditor shall not be reappointed. बच्चों सेक्शन 224 जैसा मैंने बताया था सबसेक्शन 2 ये कंपनीज एक्ट 1956 में था। उसमें ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जैसे मैंने बताया था वो 1 ईयर के लिए था, कंक्लूजन ऑफ 1 एजीएम टू कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम तक, और एवरी ईयर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता था, एवरी ईयर रीअपॉइंटमेंट होता था। सबसेक्शन 2 के अंदर ये सेम प्रोविज़न सबसेक्शन 2 में नोट थे जो कंपनीज एक्ट 2013 में भी ऐड कर दिए गए, जबकि इनकी कोई खास इस एक्ट में इनका कोई रिलेवेंस है नहीं। तो जिन कंपनीज पर सबसेक्शन 2 जो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के टेन्योर को फिक्स करता है कि वो एप्लीकेबल नहीं है, उन कंपनीज के ऊपर ही ये सबसेक्शन 9 अब रिलेवेंट है। अदरवाइज जिन कंपनीज के ऊपर टेन्योर फिक्स है और उस टेन्योर के बाद में कूलिंग ऑफ पीरियड है और आप रीअपॉइंटमेंट आप कर नहीं सकते, तो ये सबसेक्शन अब ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं। सिर्फ उन्हीं पीरियड कंपनीज पर है जिनके ऊपर सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं है। और किन कंपनीज पर सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं है वो हमने अभी जो टेबल थी उसमें नोट किया था कि रूल 5 उनके ऊपर एप्लीकेबल जिन जिन कंपनीज पर है, और रिमेनिंग जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऊपर सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट कंपनीज एंड इससे रिलेटेड सर्टेन क्वेश्चंस हैं जो कि हम उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।